बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कमला ने आवाज लगाई। बहू अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास के हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी नहीं कि सास चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी। बहू को लगा कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। क्या हुआ? क्या है, दिखता नहीं? कंपकती कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ कहाँ से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि उसके नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया था और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। बहू के लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। और फिर बहाने बनाने की कला में तो सास बहुत माहिर थी। इस रोज रोज की किचित से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसके घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं? जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था, पर एक दो बार कही भी थी। पर एक तो थके होने से इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक भी शब्द नहीं सुन सकते। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था उनके तेवर बदल जाते थे। जो उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। कमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपने हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरों से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है। और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की काम वाली बाई की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही और हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाकी सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। कमला देवी ने कभी भी अपनी बहू को एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। कुछ जैसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी, रोज कोई नया बखेड़ा होता था और बहू रोज शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर
शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर रोज की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जब कमला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वे झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ कहे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चरने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगानी थी तुझे। क्या तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? ये आज का नया बहाना था उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। फिर वो भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, न जाने किस झोंक में कमला देवी ने जोर से पैर चलाया और वो बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक बहू खुद को संभालती, उसका सिर सामने की दीवार से टकरा गया और गिर पड़ी। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही? मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी बातें सुन तो रही थी पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाई जा रही थी। सब पता है इसकी क्रिया चरित्र का, सब करने कराने के और मुझे तंग करने के नाटक है इसकी, जिससे घर में कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूँ तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देख कर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिनों कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ चुकती है। धीरे धीरे पड़ोसी की जुबान पर उसके प्रति कमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें कमला देवी के बेटे का भी नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उनसे तंग आकर एक दिन कमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक तो दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, अरे कलमुही कहाँ मर गई? मेरे बेटों को भी साथ ले गई। चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने, अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है, मेरी वजह से उसका सर फट गया था, मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए, अब की उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को औने पौने दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि कमला देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।